नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। मटेरियल, अब यहाँ से हमारी स्टडी शुरू होती है मैटर के बारे में, मटेरियल के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैटर किसको बोलते हैं, उसका पूरा क्लासिफिकेशन हमने बनाया, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशंस। फिजिकल के अंदर आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ लिया, और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर पढ़ लिया। प्योर सब्सटेंस में आपने एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ लिया, मिक्सचर में आपने होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ लिया। तो वो क्लासिफिकेशन मैटर का हो गया। ठीक, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उन मैटर्स की प्रॉपर्टी, यानी हर मटेरियल के पास कुछ ना कुछ गुण होता है ना। तो हर मैटर के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है। क्या होता है, कौन कौन से गुण होते हैं वो पढ़ेंगे, और उन गुण को, उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेज़र करते हैं, उनके मेज़रमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। क्लास 11 फिजिक्स में भी आपका जो स्टार्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो भी मेज़रमेंट का है। और क्लास 11 केमिस्ट्री में भी जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी एक छोटा सा पोर्शन आपके मेज़रमेंट का है। क्योंकि जब तक आप मेज़रमेंट नहीं जानोगे, आगे क्या मेज़र करोगे? आगे तो पूरे चैप्टर में मेज़रमेंट ही करना आपको, कहीं कुछ नापना है, कहीं कुछ नापना है, कहीं कुछ कैलकुलेट, कहीं कुछ कैलकुलेट। इसलिए मेज़रमेंट स्टार्टिंग में ज़रूर सिखाया जाता है। तो केमिस्ट्री में उतना तो नहीं है जितना फिजिक्स में है, लेकिन फिर भी जितना है हम उसको पहले कवर करेंगे, मेज़रमेंट करने का तरीका। समझ गए? तो मैटर, हर मैटर के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है? तो हमने बोला 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन किया प्रॉपर्टी का। उसका नाम रखा फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो हर सब्सटेंस के पास 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। डिवाइन प्रॉपर्टी, यानी ये हम नहीं देते, ईश्वर दे के भेजता है उसको, डिवाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, इनहेरेंट भी बोल सकते हैं, डिवाइन भी बोल सकते हैं। और वो 2 प्रॉपर्टी कौन सी हैं? फिजिकल और, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ जी, ऑल पार्टिकल और सब्सटेंस हैज 2 डिवाइन properties. Number 1, physical properties, और number 2, chemical properties. ठीक है, समझ आया? फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का मीनिंग दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नहीं तो हम प्रॉपर्टी चिल्लाते रह जाए, आप सोचो कि ज़मीन, जायदाद, घर, गाड़ी घोड़े के बारे में बात हो रहा है ना। ये वो प्रॉपर्टी नहीं है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? गुण, जो किसी चीज़ के पास होता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? गुण। तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऐसी? फिजिकल का क्या मतलब है, केमिकल का क्या मतलब है? ओवरव्यू पूरा क्लियर होना है आपको। ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ जी। तो किसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी? कौन कौन सी प्रॉपर्टी? बोलिए। देखिए, फिजिकल मतलब होता है जिसको नापना है, सीधी सी बात, विच कैन बी मेजर, फिजिकल। ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम नाप सकते हैं, लेकिन किस तरीके से? जिस मटेरियल के गुण को नापने बैठे हैं, उस मटेरियल की पहचान खराब नहीं होनी चाहिए। समझ आया? क्या खराब नहीं होना चाहिए? पहचान, यानी आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए। जिस मटेरियल का प्रॉपर्टी नापने बैठे हो, उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलना चाहिए। कंपोजिशन, नॉट केमिकल। कंपोजिशन का मतलब जिन मेंबरों से मिलकर के वो बना है, यानी किससे? वो छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे बना है, क्या बोलते थे उनको? जोर से बोलो। जिन चीज़ों से कोई चीज़ मिलके बनती है उसको क्या बोलते हैं? एटम। और कुछ मैंने कहा था ये वर्ड हम बार बार यूज़ करेंगे, आगे जगह जगह यूज़ करेंगे। कौन सा वर्ड? ऐसे पढ़ोगे तब तो हो गया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वेरी गुड, चीज़ों को याद रखिए जी, आगे इंटर रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कोई मैटर बनता है, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नहीं बिगड़ना चाहिए, उनका कंपोजिशन नहीं चेंज होना चाहिए। यानी अगर आलू है और आप उसकी कोई प्रॉपर्टी नाप रहे हो, तो वो आलू ही रहना चाहिए, प्याज नहीं बन जाना चाहिए उसको, वो टमाटर नहीं बनना चाहिए उसको।
समझ रहे हो? उसका केमिकल आइडेंटिफिकेशन चेंज नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी, या उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सो विदाउट चेंज इन आइडेंटिटी और विदाउट चेंज इन कंपोजिशन जो भी उसके गुण मेजर किए जाएंगे, जिसको हम नाप सकते हैं, वो सारे गुण क्या कहलाएंगे? फिजिकल गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझे कि नहीं समझे? आ रहा है देवी जी कुछ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और केमिकल, केमिकल रिएक्शंस तो होता ही उसी वक्त है जब इधर के एटम उधर, उधर के एटम इधर, बीच के बॉन्ड टूट के आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पर फिर केमिकल रिएक्शंस होगा, यानी उसके कॉम्पोजिशन बदलेंगे। केमिस्ट्री में जब भी दो चीज़ मिलती है, कोई तीसरी चीज़ पैदा हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने लिया, दोनों गैस थे नेचर के, मिलाया, पानी बन गया, एक नई चीज़ बन गई। तो केमिस्ट्री में जब भी दो चीज़ मिलती है, एक नई चीज़ बनती है, नया केमिकल कंपोजिशन होता है, नई आइडेंटिटी बन जाती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए, उसकी पहचान नहीं बदलनी चाहिए। आलू है तो आलू, समझ आए? वो प्याज नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ दो आलू मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? चिप्स बन जाएगा, प्याज तो नहीं बनेगा। समझ आए? नई चीज़ बनेगी। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं बोलना है कि एक तरफ से आलू डालूंगा, एक तरफ से सोना निकलेगा, है ना? तो वो तो फिर केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। आलू, एक तरफ से आलू डाले, दूसरी तरफ से क्या निकल रहा है? सोना निकलेगा। सुने हो ना डायलॉग? सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ, तब तो ठीक है। ओके, ये समझ में आया जी? तो इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस जब भी होगा, हमेशा पुरानी पहचान खत्म हो जाएगी, पुरानी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी और एक नई चीज़ बन जाती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऐसे गुण को डिस्कस करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को जिसमें मटेरियल चेंज नहीं होता, ना उसका आइडेंटिटी चेंज होता है, ना उसका कंपोजिशन बदलता है। तो इसके साथ साथ जो जो गुण उसके पास होते हैं, जिसकी वजह से ना आइडेंटिटी बदले, ना उसका कंपोजिशन चेंज हो, जो भी गुण एसोसिएटेड रहेंगे, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और जिसमें केमिकल कंपोजिशन बदल जाए, आइडेंटिटी बदल जाए, उसकी पहचान बदल जाए, नई चीज़ बन जाए, वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्लियर ये बात कि नहीं है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? which we can measure without changing identity, without changing its identity or composition. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच वी कैन मेजर, नाप सकते हैं जिसको ना। सबसे पहली शर्त तो यही है, विच वी कैन मेजर विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो ऐसी प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? इन विच केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस ऑकर। समझ आ रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ, या केमिकल रिएक्शन इन सब्सटेंस, इन लिख लो, सब्सटेंस अकर्स। इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना? केमिकल रिएक्शन होगा तो आइडेंटिटी भी बदल जाएगी और कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा, कोई नई चीज़ बनती है। ये आपको याद रखना है। वो छोटी सी चीज़ है, मैं उसको लिख नहीं रहा। जैसे एग्जांपल देखते हैं दोनों में। फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिसकी वजह से ना तो उसका आइडेंटिटी बदलता है, ना उसका कंपोजिशन चेंज होता है? वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? तो आंसर है वो प्रॉपर्टीज़ हैं मास, समझे? समझे कि नहीं समझे? वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है जी। ये सब नापने में मटेरियल को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो बदल नहीं जाता, उसका कुछ नुकसान नहीं करते हम। तौल रहे हैं तो उसका कुछ बिगाड़ रहे हैं क्या? कोई पार्टिकल उससे नोच नाच के अलग तो नहीं कर रहे, कोई नई चीज़ उसमें मिला नहीं रहे, उसको नष्ट नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, बर्बाद नहीं कर रहे, तराजू में रख के तौल लिए। तो मास एक ऐसा गुण है जिसको हम नाप सकते हैं, लेकिन इसको नापने से उसके किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, उसके शेप में, उसके डिज़ाइन में कोई फर्क आता है क्या? नहीं आता। तो ऐसे गुण जिसको नापने से ये सारी चीज़ें नहीं बदलती, ना आइडेंटिटी ना कंपोजिशन, वो कौन से गुण कहलाते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, और क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें ना। एक सब्सटेंस का टेम्परेचर नापना, प्रेशर नापना,
टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर समझ रहे हो क्या, स्मेल, वेरी गुड, एटसेट्रा। ये वो गुण हैं जिनको हम आगे मेज़र करेंगे। लेंथ हो गया, लेंथ भी लिख लेना कहीं अगर जगह स्थान होगा तो, लेंथ, ठीक, ओके। यहाँ पर एग्जांपल देखो, केमिकल रिएक्शंस में क्या एग्जांपल लिखोगे आप? केमिकल रिएक्शंस होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे हम फिलहाल के अभी बेसिक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी चेक करना कि वो एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है। ये वाला गुण फिजिकल गुण नहीं है, समझे कि नहीं समझे। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है वो, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड क्यों बना वो, जब हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन हुए होंगे तब ना वो एसिड बना। नहीं तो हाइड्रोजन तो जलने वाली गैस थी, ऑक्सीजन जलाने वाली गैस थी, सल्फर एक सादा सा कंपाउंड था, गंधक। समझ में आया। सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी, लेकिन जैसे ही तीनों मिले फिक्स रेशियो में तो क्या बन गया, एसिड बन गया। केमिकल रिएक्शन हुआ, पुरानी जो उनकी आइडेंटिटी और पहचान थी वो खत्म हो गई, एक नई पहचान उनको मिल गई कि अब ये क्या है, एसिड है। इसी तरह से कोई चीज़ बेस होगी, इसी तरह से कोई चीज़ सॉल्ट होगी। तो एसिडिटी, बेसिसिटी, सॉल्ट, कंबेसिबिलिटी, ये सारे गुण किस वजह से आते हैं, जब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। तो ये सारे गुण क्या कहलाएंगे, केमिकल गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिसिटी, कंबसिबिलिटी एटसेट्रा। कंबसिबिलिटी मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, जलेगा कि नहीं जलेगा, है ना। ओके, इतने काफ़ी हैं। सो दिस इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आया मैटर के दो गुण, उसका हमने क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया, ठीक है ना। अच्छा, अब जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। अगली चीज़ लिख रहा हूँ मैं ना, ये इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज, यानी एनीथिंग विच वी कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी कोई चीज़ जिसको नापा जा सके, ठीक है। ये फिजिक्स में हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा इसको यहाँ पर मेजर करने की ज़रूरत नहीं है लिखने की। ओके, ये हम फिजिक्स में कवर करेंगे सेकंड चैप्टर में। तो मीनिंग आपको याद रहेगा इसका, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। किस किस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलना है, जिसको जो जो आप नाप सकते हो, जो जो मेज़र कर सकते हो, सब क्या कहलाएंगी। हाँ जी, तो आपकी साइंटिफिक स्टडी में जो जो चीज़ें ऐसी आएँ जिनको आप नाप ले जाओ, नाप सकते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं। अगर आप एसिडिटी को नाप सकते हो तो एसिडिटी क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप डेंसिटी को नाप सकते हो तो डेंसिटी क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर नाप लिए, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो जो चीज़ भी आप नाप सकते हो उसको क्या बोलते हो, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी नापा कैसे जाएगा, मैटर के पास तो लाखों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती हैं, उसको मेज़र कैसे करेंगे। किसी भी क्वांटिटी को नापना कैसे, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनती है, कैसे नाप लेते हैं उसको। तो आंसर है, नापने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसकी, दो चीज़ों की। किसकी, बोलो जोर से। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमको कितनी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दो चीज़ की। नंबर वन, पहली चीज़ है नंबर, यानी उसकी क्वांटिटी बताना। अगर मैं बोलूँ इस कमरे को नापना है तो सबसे पहले आप नंबर से शुरुआत करोगे ना। लेंथ नापना है, ब्रेथ नापना है, हाइट नापना है, लेंथ नापना है सपोज, ठीक है। तो लेंथ नापना है, जब आप नाप के मुझे बताओगे तो कैसे बताओगे, क्या क्या बताओगे कि इस कमरे की लंबाई कितनी है। सबसे पहले एक नंबर बताओगे कि यार देखो ये 10 मीटर है। कितना, 10। बोले 10 आया पहले, तो आपने पहले क्या बोला, नंबर। उसके बाद क्या बोला, मीटर। क्या बोला, मीटर। समझे, समझे कि नहीं समझे, क्या समझे। किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए आपको क्या क्या बताना पड़ता है सामने वाले को। एक तो आपको नंबर बताना पड़ेगा और दूसरी चीज़ क्या बतानी पड़ेगी, बोलिए, यूनिट। वेरी गुड, यूनिट। तो इन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से कोई भी चीज़ नापी जाती है, एक तो नंबर और दूसरा उसकी यूनिट। ये होता है मेजरमेंट करने का तरीका। जैसे हमने बोला इस कमरे की लंबाई है 10 मीटर, ये तो ये हमने क्या बताया, नंबर, और ये हमने क्या बताया, यूनिट। सिर्फ नंबर बताने से समझ में आएगा क्या। अगर मैं आपको बोलूं इस कमरे की लंबाई 10 है, 10,
तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन होगा क्या कि कितना लंबा कमरा होगा? 10 क्या, आगे आगे आप पूछोगे 10 क्या, मीटर कि सेंटीमीटर कि फुट में नाप के बताए हो क्या, 10 क्या है ना? समझे कि नहीं समझे? बोलिए। आपको हम चावल लेने भेजे मार्केट में, आप चावल ले आए, हम आपसे पूछते हैं कितना लेके आए हो, तो आपने बोला 500। क्या बोला? तो मेरी तो आंखें खुल जाएंगी। 500 क्या? 500 ग्राम लेके आए हो कि 500 किलो लेके आए हो? 500 ग्राम मतलब आधा किलो, मेरे खाने भर का, कि 500 केजी लेके आ गए हो? पूछेंगे ना। सिर्फ नंबर बताने से चीज़ें एक्सप्रेस नहीं होती, समझे कि नहीं? और मैं आके बोलूँ कि नहीं नहीं मैं ग्राम लेके आया हूँ आपके लिए, सिर्फ ग्राम बताऊँ, यूनिट बताऊँ, तो समझ में आएगा क्या? कितने ग्राम भैया? फिर क्या पूछेंगे आपसे हम? नंबर। आपने क्या बताया? चावल कितने लेके आए? आपने बोला ग्राम लेके आए। तो आगे हम आपसे क्या पूछेंगे? कितने ग्राम भैया? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, कितना लेके आए हो? तो ना तो ये अकेला किसी चीज़ के मेजरमेंट को एक्सप्रेस कर सकता है, ना ये अकेला। जब भी मेजरमेंट एक्सप्रेस होगा हमेशा दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक नंबर और दूसरा यूनिट। ठीक बात? तो ये मेजरमेंट करने का हमारा तरीका है। तो ओके, अच्छा, लेकिन इसके लिए अब हमको थोड़े से मेजरमेंट्स सीखने हैं। मेजरमेंट्स का पूरा डिटेल हम फिजिक्स में कवर करेंगे। केमिस्ट्री में बहुत छोटा सा टुकड़ा है, तो हम यहाँ पर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं एकदम डिटेल डेप्थ में जाकर के आपको मेजरमेंट पूरा डिटेल से समझाऊंगा। फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th में। आज से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, तो वहाँ से फिर हम मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे, कैसे नापते हैं चीज़ों को, ज़्यादा डिटेल वहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है? बेसिक यहाँ पर मोटी मोटी बात अपन कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह के सिस्टम हैं पॉपुलर, जो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स हर जगह यूज़ करते हैं। वो सिस्टम है जो फ्रांस में बनाया गया था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, SI सिस्टम जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1875 में पेरिस में एक मीटिंग करके सभी साइंटिस्ट वहाँ जमा हुए हर देश से, और उन्होंने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाई और उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए, और वो जो यूनिट्स वहाँ अडॉप्ट की गई उसी को बोलते हैं SI यूनिट। यानी लेंथ अगर नापना है तो किस में नापेंगे? मीटर में। तुम अपने घर में नाप रहे हो तो तुम चाहो मिलीमीटर में नापो, सेंटीमीटर में नापो, मीटर में नापो, फुट में नापो, इंच में नापो, समझ रहे हो? फरलांग में नापो, यार्ड में नापो, फीट में नापो, किलोमीटर में नापो, माइल्स में नापो, जिसमें मर्जी उसमें नापो। लेकिन जब भी एक देश से दूसरे देश कम्युनिकेशन होगा और हम बताएंगे हमारे यहाँ की ज़मीनें इतनी लंबी हैं, हमारे यहाँ के खेत इतने लंबे लंबे होते हैं, तो तुम उनको ना तो मिलीमीटर में बताओगे, ना सेंटीमीटर में बताओगे, ना डेसीमीटर में बताओगे, समझ रहे हो? ना मीटर में बताओगे, ना फुट में बताओगे, ना इंच में बताओगे, ना यार्ड में बताओगे, ना माइल्स में बताओगे, ना फरलांग में बताओगे। ये सब नहीं चलता। एक यूनिट हम सब ने मिलकर चुन लिया, किस में बताना है? मीटर में। मीटर इंटरनेशनल लेवल पर चलेगा। अगर मैं उसको मील में यहाँ से बता दूं कि मेरी खेत इतने मील है, या मेरी खेत इतने बीघा है। बीघा सुने हैं आप? नहीं सुने? बीघा यूपी में आज भी चलता है ये यूनिट। इतना बीघा जमीन है मेरे पास, सुने? हरियाणा में चलता है, हरियाणा तरफ बीघा वगैरह नहीं सुने? सुने तो हो गए यार, बीघा मूवी वगैरह में भी वर्ड यूज होता है। अभी नहीं सुने? बिल्कुल सुने हैं ना? हाँ, अच्छा, डेसिमिल तो सुने हैं ना? डेसिमिल, हमारी ज़मीन इतने डेसिमिल है, डेसिमिल बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, है वो डेसिमल। ठीक है, डेसिमिल तो सुने हो? हमारी ज़मीन इतनी डेसिमिल है, इतने एकड़ है, एकड़ भी सुने हो ना? इसी तरह से बीघा भी होता है, और भी होता है, मैं फिजिक्स में और डिटेल दूंगा इसके। ठीक है कि नहीं है? तो ये सब ना अपने लिए रखो, अपने घर के लिए रखो। जब भी इंटरनेशनल लेवल में बातचीत होगी तो हमेशा किस में करना है? मीटर में। कोई दूसरी यूनिट नहीं चलनी, क्योंकि मीटर को हमने चुन लिया है लेंथ बताने के लिए। इसी तरह से वेट बताने के लिए, वजन बताने के लिए आप लोग ये नहीं बोलोगे ये इतने पाव है, इतने सेर है, समझ रहे हो? इतने रत्ती है, इतने तोला है। ये सब ना अपने घर के लिए रखो। इंटरनेशनल लेवल में जब भी बात होगी वजन बताने की, हमेशा किस में बताना है? किलोग्राम में। आया समझ कि नहीं आया? हाँ, तो हमने बैठ के 1875 में एक मीटिंग की फ्रांस में, पेरिस में जाके, ठीक है? और वहाँ पर हमने 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी वो क्वांटिटीज़ जिसको किसी दूसरे की हेल्प से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता।
समझे? अगर मुझे लेंथ नापना है तो मैं किसी भी यूनिट से लेंथ नहीं नाप सकता, सिर्फ लेंथ की यूनिट से ही नापूंगा उसको, यानी मीटर से ही नापूंगा। मास से लेंथ एक्सप्रेस होगा क्या? क्या मास से आप लेंथ नाप सकते हो, टाइम नाप सकते हो? आंसर है नो, नहीं नाप सकते। लेंथ एक अलग ही क्वांटिटी है। इस तरह करके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने बनाई और उसको किससे नापना है उसका एक स्टैंडर्ड बनाया कि लेंथ को मीटर से नापना है। तो पहला सवाल मीटर से नापेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड करो उसको, यूनिट बनाओ। यूनिट मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब 1 मीटर किसको बोलेंगे? अब हमारे गांव के लोग इतनी बड़ी लकड़ी ले आएंगे, कहेंगे ये 1 मीटर है। आपके गांव के लोग इतनी बड़ी लकड़ी ले आएंगे, कहेंगे ये 1 मीटर है। आया समझ कि नहीं? कहीं और के लोग इतनी बड़ी लकड़ी ले आएंगे, कहेंगे ये 1 मीटर है। तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं? तो वहां पर एक स्टैंडर्ड बनाया गया, इतनी लंबी लकड़ी ली गई और इसको डिक्लेयर किया, देख लो भैया ये क्या है, आज से 1 मीटर। इसका एक एक सैंपल बनाओ, लकड़ी काटो, इसके बराबर नाप लेके और सब अपने अपने गांव देहात जाके, शहर जाके इसको फैला दो और वहां सैंपल बनवा दो सबको, और सब लोग इसी को नाप नाप के अपना स्केलिंग करें। ये स्टैंडर्ड आज से 1 मीटर है। समझ आए? इस तरह से 1 मीटर फिक्स है। आप जो कपड़ा लेने जाते हो, दुकानदार इतना बड़ा स्केल निकालता है 1 मीटर का। कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में 1 मीटर इतना ही बड़ा रहता है, हर जगह। क्यों? कैसे सब लोग उसी को 1 मीटर मान रहे हैं? बात समझ में आई? कहाँ से फैलाई? हमने पहले स्टैंडर्ड बनाया 1 मीटर का और उसको फिर फोटोकॉपी करते गए करते गए करते गए, हर जगह भेजते गए। इस तरह से 1 मीटर हर जगह फैला। तो वो जो स्टैंडर्ड है आज भी वो म्यूजियम में वहाँ रखा हुआ है पेरिस में। समझ आया? वो स्टैंडर्ड है। समझ गए? उसको बोलते हैं SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है? तो हम जिस सिस्टम पर मेजरमेंट करेंगे, यानी ये जो यूनिट हमको लेनी है मेजरमेंट करने के लिए, ये कौन सी यूनिट लेनी है हमको? SI। समझ गए बात? तो उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रखे गए हैं, उन 7 का हम अभी डिस्कशन करते हैं। तो एक चीज हमको क्या डिस्कस करनी है? SI यूनिट्स। 7 तो कम से कम आपको याद करने हैं, ठीक? बाकी ज़्यादा डिटेल हम फिजिक्स में इस पर कवर करेंगे, ठीक? कि कैसे एक एक का स्टैंडर्ड कैसे कैसे फिक्स किया गया, कि 1 मीटर लेंथ कैसे डिफाइन होगी, 1 kg वेट कैसे डिफाइन होगा, 1 सेकंड कैसे डिफाइन होगा, कितना होता है 1 सेकंड, किसको बोलेंगे 1 सेकंड? 1 सेकंड मतलब क्या होता है? समझ आया? 1 kg का मतलब क्या होता है? कैसे 1 kg बोल दिए उसको, कैसे उसका यूनिट बनाया गया 1 kg, कितने मास को 1 kg बोलते हैं? बात समझ आ रही है? वो सारी चीज़ें हम फिजिक्स में कवर करेंगे, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। समझ गए? दूसरी चीज़ जो हमको सीखना है वो है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम का मतलब ये है कि हम किसी भी यूनिट को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी एक यूनिट दूसरे यूनिट से कनेक्टेड रहती है, जुड़ी रहती है। जैसे मैं आपको बोलूं किलोग्राम और ग्राम अलग अलग यूनिट है ना, है मास की यूनिट, लेकिन है तो अलग अलग चीज। किलोग्राम अलग चीज है, ग्राम अलग चीज है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इंटर कनेक्टेड रहते हैं। जैसे लेंथ की यूनिट ले लो, किलोमीटर ले लो और मीटर ले लो, या सेंटीमीटर ले लो, या मिलीमीटर ले लो, या डेसीमीटर ले लो, हैं सारी की सारी लेंथ की यूनिट, लेकिन ये सब आपस में कनेक्टेड रहती हैं। किसका किसके साथ क्या संबंध है उसको 10 के पावर में हम एक्सप्रेस करते हैं और उसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। समझ आया? आया कि नहीं? बोलिए। एक यूनिट का दूसरे यूनिट से क्या रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज क्या करते हैं? 10 का पावर। 10 10 10 आना चाहिए बेस में, इसलिए उसको मैट्रिक बोलते हैं। समझ आया? जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लिखना नहीं हमको इसका डेफिनेशन, हम आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक सिस्टम, है ना, टाइम पास नहीं करेंगे। ओके, तो कैसे करना है? जैसे देखो, हमने आपको बोला कि देखो भैया 1 किलोमीटर किस चीज का ये मेजरमेंट हो रहा है? लेंथ का। ठीक है, 1 किलोमीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 मीटर के बराबर हुआ। 1000 मीटर मतलब 10 टू द पावर 3। इसको हमने क्या लिख दिया? 10 टू द पावर 3 मीटर। समझे? दोनों लेंथ हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं लेंथ को किलोमीटर में बताता हूँ और इसको मीटर में चेंज करना चाहता हूँ, ये तो यहाँ नंबर क्या लिखा है? 1। ये नंबर किस में चेंज हो गया? 10 टू द पावर 3 में। तो किलोमीटर एक यूनिट थी, इसको हम दूसरे यूनिट में चेंज कर रहे हैं लेंथ की, मीटर में। तो हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? 10 के पावर का सहारा लेना पड़ेगा। ये है मैट्रिक सिस्टम। तो एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट करते हो, समझ आया?
तो हमेशा किस लैंग्वेज में बात करते हो? 10 के पावर में बात करते हो। तो ये वाला जो कन्वर्जन है, ये वाला जो सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम। आया समझ? इसमें हमेशा 10 का पावर ही यूज होगा। कोई सवाल है प्रभु आपका? पूछिए। हाँ, अभी बता दूं कि थोड़ी देर बाद बता दूं? चलेगा, जैसा कहिए प्रभु। अभी बता दें, थोड़ी देर बाद बताएं? बोलो, बात बता। हम आते हैं लेंथ के टॉपिक पर आते हैं ना, डिटेल से, मास, लेंथ, वॉल्यूम, तो वहां पर फिर आपके सवाल लेंगे। क्या बोल रहे हो? फीट से मीटर में, तो वहां पे आपके सवाल लेंगे। ओके, ये हो गया जी, हो गया। तो पहले हमारा काम है, देखो, एसआई यूनिट्स बनाना सातों, उसके सिंबल्स याद करना, उसके मीटर्स याद करना, किस में नापते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हम कुछ 10 के पावर जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, कहीं 10 का पावर -1 आ जाएगा, कहीं 10 का पावर -2 आ जाएगा, फिर 10 का पावर 3 आ जाएगा, और 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। समझ आया? क्या आया? 1 आया, 2 आया, 3 आया, बस। 3 के बाद 4, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, फिर 7, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। समझ रहे हैं? 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1, 2, 3 यहाँ तक तो 10 का पावर चलता है, और उसके आगे फिर 3 का टेबल स्टार्ट हो जाता है 10 के पावर में। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह से बढ़ता है। मैट्रिक सिस्टम में कैसे चलते हैं ये समझ आया? तो इसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी यूनिट। क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी यूनिट। तो उसका भी हम एक लिस्ट आपको यहाँ लिखेंगे, आपको वो याद करना है कि 10 का पावर अगर 6 लिखा है तो उसको पढ़ना क्या है, उसका मतलब क्या है। 10 का पावर 9 लिखा है, 12 लिखा है, 15 लिखा है, उसको क्या बोलते हैं। सेम प्लस के पावर में जो चलते हैं वैसे माइनस के पावर में भी चलता है। 10 का पावर -1, -2, -3, फिर 3 के बाद सीधे क्या आएगा? -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24। समझ आया? तो जब ये पावर्स आएंगे तो उसका नाम भी आपको क्लियर होना चाहिए कि किस 10 के पावर को क्या बोलना है। 10 का पावर -15 आ गया तो उसको क्या बोलना है? फेम्टो बोलना है कि पीटा बोलना है? समझ आया कि नहीं आया? 10 का पावर 9 आ गया तो उसको गीगा बोलना है या उसको नैनो बोलना है? क्लियर है जी? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लिस्ट अप करेंगे। तो पहले हमारा समझ रहे हैं 2 काम कौन से हैं? पहले एसआई यूनिट समझना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की, उसके बाद मैट्रिक सिस्टम समझना, और उसके बाद फिर हम आते हैं आपके क्वेश्चंस पर, और इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको समझते हैं और याद करते हैं। ठीक है जी? और थोड़े कुछ और स्केलिंग देखेंगे टेम्परेचर की, और इसी तरह की 1-2 चीज़ें और कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर? ठीक, ये नोट करें। हाँ जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उसकी एसआई यूनिट। हमने बात की थी कि हमारे पास मेज़रमेंट करने के लिए 2 तरह के सिस्टम हैं। एक सिस्टम क्या है? एसआई यूनिट, जो कि फ्रेंच में डेवलप किया गया था 1875 में। ठीक है, तो उसमें हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाई थी, जिनको आप बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हो, और उसको नापने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया था या रेफरेंस बनाया था। रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? यूनिट। ठीक है, उनके नाम यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं 7। बाद में कुछ साल बाद एक और मीटिंग की गई, उसमें 2 यूनिट और शामिल की गई, उसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। उसकी ज़रूरत हमको यहाँ पर नहीं है, वो फिजिक्स में है, तो हम वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। और इन सब के लिए जो यूनिट्स बनाई गई हैं, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इन पर डिटेल डिस्कशन हम लोग फिजिक्स में करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको ये नाम याद करने हैं केमिस्ट्री में, और इनके यूनिट्स को याद करना है। ठीक है, समझ गए? सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? मैटर की वो वाली प्रॉपर्टी, वो वाला गुण जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो किसी भी मटेरियल की लेंथ, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है ना, एक गुण है। मैटर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो ये उसकी लेंथ है ना, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। इस गुण को हमको मेज़र करना है। हमने इसको मेज़र करने का तरीका क्या निकाला? हम इसको नाप लेंगे, और नापेंगे किस में? मीटर में। 1 मीटर किसको कहते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के टॉपिक में। ठीक है, तो इस पर डिटेल डिस्कशन हम फिजिक्स में करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अभी इतना ही सैंपल आपको यहाँ पर दिखेगा केमिस्ट्री में। बात समझ आ रही मेरी? ठीक है, इन एक टॉपिक पर डिटेल लेक्चर हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। समझ गए? तो इसको देखिए अब ध्यान से ना।
हाँ, पहली चीज़ लेंथ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये दिमाग में बैठाना है कि आपको सातों फिजिकल क्वांटिटीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10th तक हम उतना ध्यान देते नहीं हैं और हम उसको याद भी नहीं करते। हालांकि ये 9th 10th में भी आता है, लेकिन 11th 12th में अभी अभी आप जस्ट फ्रेशर बच्चे हो, जस्ट एंटर हुए हो 11th में, तो आपको अब ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट 11th 12th ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी, ठीक है। बिना यूनिट के तो हम कहीं बात ही नहीं करते। किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर रहे हो, यूनिट तो आपको लिखना ही है, तो आपको यूनिट इसी में लिखनी होती है। यही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, यही उसकी एसआई यूनिट है। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हों या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हों या किसी भी टाइप का कैलकुलेशन हो, लास्ट में जब आपको यूनिट यूज़ करना होगा तो हमेशा आप यही यूनिट्स यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ओके, लेंथ के लिए हमने सिंबल L बनाया है। ये लेंथ को डिनोट कर रहा है ना, L। इसकी SI यूनिट क्या है? मीटर। और मीटर को हमने सिंबल क्या दिया है? स्मॉल m। कैपिटल और स्मॉल भी समझते जाइएगा। तो लेंथ क्या है? एक क्वांटिटी की प्रॉपर्टी है, लेंथ क्या है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब मैटर की ही तो प्रॉपर्टी हैं, है ना। एक प्रॉपर्टी दूसरे से एक्सप्रेस नहीं होती थी, इसलिए हमने ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बनाई और उसको नापने के लिए डिफरेंट यूनिट्स बनाई हैं। समझ आ रहा है? जैसे लेंथ को मास से आप नहीं नाप सकते, मास को लेंथ से नहीं एक्सप्रेस कर सकते। मास को नापने के लिए एक अलग यूनिट बनानी पड़ेगी, लेंथ को नापने के लिए एक अलग यूनिट बनानी पड़ेगी। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन, सारे डिस्कशन हमारे फिजिक्स में हो जाएंगे। अभी का आपका टास्क क्या है? बोलिए, इसको क्या करना है? याद करना है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं मटेरियल की? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, ठीक है जी। इसमें से 2 3 4 तो आप जानते हैं, सुने हैं, 2 3 आपने नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ ताकि इतनी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएं, ठीक। लेंथ की फीलिंग तो आप जानते हो ना, जैसे ये कमरा है, इस कोने से इस कोने तक अगर मैं बोलता हूँ ये वाला साइज मुझे नाप के बताइए, तो ये जो फीलिंग होती है ये साइज की, इस साइज को क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। अच्छा, ये नीचे से लेके ऊपर तक नापो, ये वही चीज़ ना है, इसको ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे कर लो, है तो ये वही साइज साइज साइज। तो जो 2 हाथ के बीच का गैप रहता है, साइज रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? लेंथ। किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हमको मेज़र करना है और इसको हम नाप सकते हैं, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है। समझ आया? तो लेंथ को किस में नापना है? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, सेंटीमीटर था, डेसीमीटर था, मिलीमीटर था, किलोमीटर था, मीटर था। समझ आई बात? बहुत सारी चीज़ें थी, मील था, यार्ड था, फुट था, इंच था, बहुत सारी चीज़ें थी। हमने क्या चुना SI सिस्टम में? मीटर। तो हम जब भी नापेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या रहेगा मीटर लेंथ को नापने का? मीटर से नापेंगे। इतने मीटर लेंथ है कमरे की, इतने मीटर ब्रेथ है, इतने मीटर हाइट है, इतने मीटर डिस्टेंस है एक शहर से दूसरे शहर की। आई बात समझ? तो किस में नापना है लेंथ को? मीटर में। और मीटर का सिंबल क्या है? स्मॉल m। इसका सिंबल आप भले मत याद रखिए, लेकिन यूनिट्स का सिंबल आपको याद रखना है, क्योंकि यूनिट्स का सिंबल यूज़ होना है जगह जगह पर। ओके, सेकंड क्वांटिटी मास। मास तो आप समझते हो, किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में जितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, जहाँ जहाँ भी मैटर है अपना हर मैटर का मास होता है। मैटर यानी पार्टिकल समझ लीजिए आप। जैसे ये बना हुआ है, ये एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है हमारे इस नेचर का, तो इसमें जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं, जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं, वही क्या बनाते हैं? इसका मास। तो मास क्या चीज़ है? मास अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट रहता है, वही उसका क्या कहलाता है? मास। हालांकि ये डेफिनेशन सही नहीं है, ठीक है, हम फिजिक्स में कवर करेंगे कि ये डेफिनेशन क्या होना चाहिए मास का। ये चीज़ क्लियर? ओके, मास किस में हम नापेंगे? किलोग्राम में, और उसका सिंबल क्या होगा हमारा? kg, स्मॉल में, ठीक है। अगली जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। टाइम को ना तो आप लेंथ से नाप सकते हो ना मास से नाप सकते हो। क्या लेंथ से टाइम नापा जा सकता है? मास से टाइम नापा जा सकता है? नहीं। इसलिए इसको अलग से फिजिकल क्वांटिटी माननी पड़ी, और इसको नापने के लिए हमने यूनिट्स क्या बनाई है SI में? सेकंड। हम इसको मिनट में नहीं नाप रहे, आवर में नहीं नाप रहे, मंथ में, वीक में, डेज में, ईयर में नहीं नाप रहे हैं। समझ रहे हैं? किस में नापते हैं? सबसे छोटी यूनिट क्या बनाई हमने? अप्रोप्रिएट सेकंड। तो जब भी कहीं भी टाइम का मेजरमेंट होगा, हमेशा उसकी यूनिट क्या यूज़ की जाएगी? सेकंड। इन केस
अगर टाइम आपको आवर में दिया है, मिनट में दिया है, समझ रहे हैं, डे में दिया है, वीक में दिया है, मंथ में दिया है, ईयर में दिया है, तो आपका पहला कर्तव्य क्या रहेगा, उसको चेंज करके किस में लाइए, एसआई सिस्टम में। और एसआई सिस्टम में क्या होता है, यूनिट सेकंड। लेंथ अगर आपको किलोमीटर में दी है और आपको कैलकुलेशन करना है, तो आपको सबसे पहला काम क्या होता है, सारे यूनिट्स किस में होने चाहिए, एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम के अलावा अगर कोई यूनिट आपको दिखती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो पहला टास्क क्या रहता है, उसको किस में चेंज कीजिए, एसआई सिस्टम की यूनिट में, यानी इनमें चेंज करके ले आइए। अब चेंज कैसे करना है, यही तो कमाल आपको सीखना है आज के लेक्चर में, ठीक है, और इसके बाद के एक लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस में। ये चीज़ क्लियर यहाँ तक। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, करंट जो वायर में दौड़ती है, उसको नापेंगे किस में, हम एम्पियर में। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये यूनिट रखी गई है, उसका सिंबल क्या है, ए, ठीक है, ये समझ आया। हालांकि फिजिक्स का हमारा नियम है कि जब भी किसी साइंटिस्ट के ऑनर में किसी का यूनिट बनाया जाता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका जब हम सिंबल यूज़ करते हैं तो कैपिटल लेटर से यूज़ करते हैं, और जब नाम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो मुझे इसको स्मॉल से ही लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारे नियम हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हमको इस पर डिटेल नहीं लेना अभी। ओके, अगली चीज़ देखिए, टेम्परेचर है। थर्मोडायनेमिक्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि हीट की वजह से टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। सो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, इसकी यूनिट क्या होगी, हाँ जी, केल्विन, याद रखिएगा ना। एसआई में टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। आपको डिग्री सेल्सियस में नहीं नापना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में नहीं नापना है, नहीं तो आमतौर पे हमारे जो थर्मोमीटर्स आते हैं वो किस में रीडिंग दिखाते हैं, डिग्री सेल्सियस में हमारे यहाँ, है ना। और आजकल जो लेटेस्ट वो निकला है वो गन वाला, आप यहाँ माथे पे रख के चेक करते हो टेम्परेचर, दूर से ही बीम लाइट निकलती है उसमें, ठीक है, इंफ्रारेड, जो आपके टीवी के रिमोट से निकलती है जो लाइट, जो आपको दिखती नहीं, सेम वही लाइट आजकल के डिजिटल थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। आपके माथे के ऊपर लगाते हैं, बटन दबाते हैं, वो आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड करके बता देता है ना। तो वो है डिजिटल थर्मोमीटर, समझ आया। उसकी रीडिंग फ़ारेनहाइट में रहती है, किस में रहती है, आप अगर देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में रहती है। हालांकि डिग्री कन्वर्जन का भी उसमें दिया रहता है, लेकिन नॉर्मल रीडिंग वो किस में लेता है, फ़ारेनहाइट में लेता है। और हमारे जो पुराने थर्मोमीटर आते थे, जो हम लोग नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, वो किस में रीडिंग देती है, डिग्री सेल्सियस में रीडिंग देती थी, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया। ओके, लेकिन ना तो डिग्री सेल्सियस में नापना है आपको, ना फ़ारेनहाइट में। किसी चीज़ में भी दिया रहेगा यूनिट, उसको फट से किस में चेंज करेंगे आप, केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके ऑनर में हमने टेम्परेचर की यूनिट उनके नाम पे रखी है। और इसके लिए सिंबल क्या यूज़ करना है, के, केल्विन के लिए, याद रहेगा। तो कितने हो गए जी, लेंथ, मास, टाइम तो आप पहचानते हो तीनों। इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सुनी सुनी सी क्वांटिटी है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, ये भी सुनी सुनी क्वांटिटी है। इनके यूनिट्स मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर और केल्विन। यहाँ तक क्लियर है। ये छोटी मोटी क्वांटिटी आपने सुन रखी है। अब ये दो क्वांटिटी नई नहीं आ रही है। हालांकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आपने सुन रखा है, क्लास 10th में पढ़ा है थोड़ा बहुत। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। जैसे अगर मैं इसको पूछूं, है ना, तो इसमें चौक के कितने पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, समझ आया। इसी चीज़ के मेजरमेंट के लिए मोल ने एक नियम दिया था, जिसको मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। और केमिस्ट्री के इसी चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है जी, समझ आया। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मीनिंग क्लियर हुआ। किसी भी सब्सटेंस में कितने मोल पार्टिकल हैं, कितने मोल एटम हैं, कितने मोल मॉलिक्यूल हैं। मोल क्या है, गिनती, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। एक चमत्कारी नंबर आएगा जिसको एवोगैड्रो नंबर हम बोलेंगे, 6.022 10⁻23। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया। कंफ्यूज नहीं होना है। मोल क्या है, जैसे आप लोग काउंटिंग करते हो ना, हम आपसे पूछते हैं कितने रुपया हैं, तो आप क्या बोलोगे, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, 10,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया है, गिन के बताए ना, है ना। आप मार्केट जाते हो केला खरीदने, कितना लेके आओगे जी, 1 दर्जन, 2 दर्जन। 1 दर्जन में कितने केले आएंगे, 12 ठो, ये आप समझ रहे हो, ठीक है ना। धोनी ने कितने रन बनाए, आप बोलोगे सेंचुरी, ठीक है, 1 सेंचुरी आज मारा, तो 1 सेंचुरी में कितने रन आए, 100 रन। तो सेंचुरी क्या है, 100 रन का एक नाम हो गया, है ना। दर्जन क्या है, डजन, 12 केले का एक नाम हो गया। यानी कोई भी चीज़ जब 12 ठो आप लोगे, 12,
तो उसको क्या बोलोगे 12 ना बोल के, डजन बोल दोगे। इसी तरह से किसी भी मटेरियल के अंदर अगर मैं 6.022 10⁻23 इतने एटम ले लूँ, इतने पार्टिकल ले लूँ, इतने मॉलिक्यूल ले लूँ या इतने आयन ले लूँ, नंबर समझ आया कितने, तो उसको वो नंबर न बोल के क्या बोलते हैं 1 मोल, यही मोल है। तो मोल भी क्या चीज़ है, गिनती गिनने का ही एक नाम है। तो इस पर भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगली क्वांटिटी जो आपने नहीं सुनी है, हालांकि पढ़ी है जूनियर क्लास में, SI सिस्टम तो आता है ना 10th में, ये आपने पढ़ा है। ये क्या चीज़ है, किस चीज़ को नापने के लिए हमने ये यूनिट बनाई है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो याद रखिएगा, ये लाइट की चमक को नापने के लिए हमने यूनिट बनाई है। लाइट की चमक, जैसे बल्ब जल रहा है या सूरज से रोशनी आ रही है, धूप, उसमें कितनी चमक है, कितनी ब्राइटनेस है, कैसे नापोगे? क्या लेंथ से चमक नप जाएगी, क्या मास से चमक नपेगी, टाइम से, इलेक्ट्रिक करंट से, टेम्परेचर से, बोलिए मोल कॉन्सेप्ट से? क्या इनसे किसी भी लाइट की ब्राइटनेस नापी जा सकती है, कितना लाइट ब्राइट है कि डार्क है, क्या है? नहीं नाप सकती, है ना। तो लाइट की चमक को नापने के लिए हमको एक अलग से क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, अलग से उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा, अलग से उसकी यूनिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी कोई फिजिकल क्वांटिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को नहीं डिफाइन कर पा रही है, उसके ब्राइटनेस को मेजर नहीं कर पाएगी। समझ आ रहा है? इसलिए हमने ये यूनिट बनाई और उसका नाम क्या रखा इस क्वांटिटी का, लाइट की चमक के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बोलते हैं चमक को, स्ट्रेंथ के लिए भी हम इंटेंसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। समझ आए बात? ओके। अब लाइट की चमक हम नापेंगे किस में? तो कैंडेला एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऑनर में हमने ये यूनिट बनाया है, CD। कैंडेला उसकी यूनिट है ना, और इस पर डिस्कशन बहुत कम आएगा, तो ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे आप, है ना। नॉर्मली हम इन्हीं ऊपर के 6 पर काम करते हैं। हो गया जी? तो ये SI यूनिट आपको याद करने, इनके जो SI यूनिट्स के सिंबल हैं वो आपको याद रखने हैं। हो जाएगा याद? बोलिए, इतनी चीज़ क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने बोला था कि हमको मैट्रिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे यूनिट्स पे काम करते हैं, है ना। डेली हम 1 किलो 2 किलो 5 किलो सब्जी नहीं ला सकते, है ना। समझ आया? कभी हमको 50 ग्राम धनिया पत्ती लेनी पड़ती है, 1 किलो धनिया पत्ती तो नहीं ले सकते। काली मिर्च लेने गए हैं तो हम 10 ग्राम ही काली मिर्च लेते हैं मार्केट से, 100 ग्राम काली मिर्च लेते हैं, 50 ग्राम काली मिर्च लेते हैं। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम केजी में मेज़र नहीं करके लेते, किलोग्राम में नहीं खरीदते, उसको ग्राम में खरीदते हैं। सोना खरीदने जाते हैं तो उसको किलो में तो नहीं खरीद के लाते, 1 किलो सोना दे दो, 2 किलो सोना दे दो, हमारा तो घर बार बिक जाएगा 1 किलो सोना लेने में, है ना। सोना किस में लेते हैं? मिलीग्राम में, तोला में। समझ आ रहा है? तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी यूनिट्स भी यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर मैं किलोग्राम का एग्जांपल पकड़ूं, तो अगर हम चीज़ों को केजी में कहीं परचेस करते हैं, केजी में उसका हम यूनिट यूज़ करते हैं, तो कहीं कहीं हमको उससे छोटे यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ग्राम की, मिलीग्राम की। जैसे सोने में मिलीग्राम चलता है और बाकी चीज़ों में ग्राम चलता है। ग्राम तो आप समझ रहे हैं, 100 ग्राम दे दो भैया, 200 ग्राम दे दो, 1 पाव है, आधा किलो है, ठीक है, 3 पाव है। पाव कितना होता है? 250 ग्राम को बोलते हैं, ठीक है। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे यूनिट्स भी यूज़ करते हैं। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, मास ही है। किलोग्राम भी मास बताता है, ग्राम भी मास बताता है, मिलीग्राम भी मास ही को एक्सप्रेस करता है। लेकिन किलोग्राम तो स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट। लेकिन हम अपने डेली प्रैक्टिस के पर्पस में, अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे यूनिट्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो हर बार हम SI यूनिट में तो काम नहीं करेंगे ना। हमको जब प्रैक्टिकल पर्पस पर काम करना होगा तो हम उसको ग्राम में भी काम करेंगे, मिलीग्राम में भी उस पर काम करेंगे। तो हमको ज़रूरत पड़ेगी कि अगर केजी में दिया है तो ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, ग्राम में दिया है तो मिलीग्राम में कैसे चेंज करेंगे। तो इसकी कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है सब्सिडियरी यूनिट्स की। समझ आया? और ये किस पर काम करता है? 10 के पावर पर। किस पर? 10 का पावर 1 2 3, और उसके बाद 3 का टेबल चलने लगता है। 10 का पावर 6 9 12 15 18 21 24 27 30 ऐसे चलने लगता है। इसी तरह से निगेटिव वाली भी होती है। 10 का पावर -1 -2 -3, 1 2 3 तक तो ठीक आता है। फिर 3 से क्या होता है? 10 का पावर -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24। आया समझ में? इस तरह से चलता है। इसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम 10 के पावर में। और 10 का नंबर हम इसलिए यूज़ करते हैं बेस में क्योंकि ये बड़ा कन्वीनियंट नंबर है। जितने भी पावर होंगे उतने जीरो ही तो लगाने हैं, तो वो हमको समझ में भी आता है। ठीक है, इसके नाम आपको याद रखने हैं।
हालांकि बहुत ज़्यादा 15 के आगे ज़रूरत नहीं पड़ती है, 15 तक अगर आप याद रखते हो तो आपका काम चल जाता है। 15 के आगे के जो नंबर्स हैं 10 का पावर 18, 21, 24, इनका यूज़ बहुत कम ही होता है, ठीक है, लेकिन होता है, रेयरली लेकिन होता है कहीं कहीं पर। ठीक है जी, ये समझ आया। तो मिनिमम या मैक्सिमम कहूँ कहाँ तक याद करना आपको इसमें, एटलीस्ट 10 टू द पावर 15, 18 तक तो आप याद ही रखो, ठीक है। और बहुत आसान है, आपको एक बार मैं इसको पढ़वाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ, इसका सिंबल बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ने में याद हो जाएगा, ठीक है। शुरू का देखिए, 10 टू द पावर -1 क्या पढ़ा जाता है इसको, डेसी। 10 टू द पावर -2 सेंटी। इसीलिए आपने अगर मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो मैं बार बार क्या बोलता हूँ, अगर देखो ये लिखा है 30 सेंटीमीटर, ये लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, और इसको मीटर में चेंज करना है, तो मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि ये क्या लिखा है जी, इसको क्या पढ़ते हो, सेंटी, और सेंटी को बस चेंज कर दो, मीटर बस बचेगा, चेंज हो गया मीटर में, और सेंटी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 10 टू द पावर -2। तो बस इसकी जगह पर आपको क्या लिख देना है, 10 का पावर -2, और ये मीटर एज इट इज। तो सेंटी की जगह ये हमने नंबर लिख दिया उसका मैट्रिक सिस्टम से। अब ये चीज़ किस में चेंज हो गई, किस में आ गया, ये मीटर में आ गया। समझ आया तरीका। वो कैसे कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये याद रहता है इसलिए कर लेता हूँ। किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना है, देखिए ना, ये मैंने लिखा है 3 kg, और मैं चाहता हूँ इसको मैं ग्राम में चेंज कर लूँ। तो देखिए ये क्या चीज़ है, इसको क्या पढ़ते हो, किलो। ग्राम तो आगे वाला जी बताता है ना, ये किलो है। किलो देखिए, किलो को क्या लिखना है, 10 टू द पावर 3, यानी 1000। किलो का मतलब ही होता है 1000, तो इसको क्या लिखना है, किलो को 10 टू द पावर 3, और ये ग्राम में चेंज हो गया। 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000, यानी ये कितना हो गया, 3000 ग्राम। तो 3 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 3000 ग्राम होते हैं। कितना सिंपल है, आपको किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सिंबल्स के नाम याद रखने हैं, उनका 10 का पावर याद रखना है। बस जहाँ पे वो सिंबल आता है वहाँ पे वो 10 का पावर मैट्रिक सिस्टम से रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, चेंज हो गया यूनिट एसआई में। समझ आ रहा है कैसे करना। फिर से डेसी, सिंबल क्या है, स्मॉल डी, ये सिंबल आपको याद करना पड़ेगा, समझे। डेसी, पहले माइनस वाले पावर के लिए हम बात करते हैं ना, सबसे छोटी यूनिट -1 से स्टार्ट करते हैं, इसको क्या पढ़ना, डेसी। -1 मतलब डेसी, -2 को सेंटी, -3 को मिली, मिलीमीटर। समझ रहे, देखना बड़ा आसान है। मैं अगर आपको बोलूं कि आपको मैंने दिया 4 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो, तो किसको पकड़ोगे आप, ये पहला वाला, ये क्या है, मिली, और मिली का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -3, तो आप क्या लिखोगे, 4 इंटू, इस मिली को क्या लिख दिया, 10 का पावर -3, और ये मीटर है, यही है, ये चेंज हो गया मीटर में। तो मिलीमीटर से किस में आ गए अपन, मीटर में आ गए। कितना आसान है चेंज करना। नहीं तो आप तो ये सोचते रह जाओगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पहले उसमें आओगे, मीटर से किस में आए, सेंटीमीटर में, फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं या डेसीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आए, फिर 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, फिर उसमें जाओगे। तो कितने स्टेप आने पड़े, बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या हुआ, एक ही स्टेप में आंसर आ गया, मिलीमीटर से मीटर में आ गया डायरेक्ट। और ये कैसे कर रहे हैं हम, हमको ये याद है, सिंबल समझ रहे हैं। ओके, तो 10 का पावर -3 को क्या पढ़ना है, मिली, बस ये 3 आप पढ़िए पहले। -1 मतलब डेसी, -2 को सेंटी, सिंबल देखते जाना, -3 को मिली, हो गया। अब 3 के बाद तो टेबल कैसे चलना है, 6, 9, यानी 3 का टेबल स्टार्ट होना है। -3 के बाद क्या आया, -6, ये क्या है, माइक्रो, बहुत छोटा। ये तो हम पहले भी फिजिक्स में डिस्कस कर रहे थे कि इससे छोटी चीज़ हम आँख से नहीं देखते, क्या यूज़ करना पड़ता है इसके लिए, माइक्रोस्कोप। इसलिए इसका नाम ही क्या रखे हैं हम, माइक्रो, ये सिंबल है माइक्रो का। आ रहा है समझ। -6 के बाद -9, नैनो, नैनो के लिए स्मॉल एन, नैनो, ठीक है। उसके बाद -12 पीको, समझ रहे, ये यहाँ तक याद हो जाएगा आपको, अब टेंशन नहीं लीजिए। -15 को क्या पढ़ना, फेम्टो, क्या पढ़ते हैं, फेम्टो। -18 को एटो, 18, 18 एटो, 18 एटो, मिलता जुलता नाम है ना। -21 को जेप्टो, सिंबल देखते जाओ, ये सारे सिंबल स्मॉल लेटर में है, इसके याद रखिएगा। नेगेटिव पावर के सारे सिंबल्स किस में होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है। फिर -24 को क्या पढ़ना है, योटो। तो ये 2-3 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे एटो हो गया, जेप्टो हो गया,
ये ऑक्टो हो गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आ गया। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। एटलीस्ट 10⁻15 तक, यहाँ तक आप याद कीजिए, फेम्टो तक। और ये आपको करना ही है क्योंकि ये बहुत कॉमन पावर है। 10⁻⁹, 10⁻12, 10⁻15 जगह जगह यूज होगा। ठीक है जी, याद रहेगा। क्योंकि ये साइज किसका है, देखो ये न्यूक्लियस का साइज है, याद आया। आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे, बार बार न्यूक्लियस का साइज आएगा, तो बार बार आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम भी याद रखो साथ साथ में। ये एटम का साइज है 10⁻12, इतना छोटा होता है एटम। ठीक है जी, तो इसलिए इसका नाम भी आप याद रखो, पिको, नैनो। ठीक है, ये बैक्टीरिया का साइज होता है, वायरस का, ये वाला नैनो। 10⁻⁸, -9 बैक्टीरिया और वायरस का साइज होता है। ये ठीक है जी, हो जाएगा। तो इसको क्या बोलना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। ठीक है, 2-4 बार पढ़े, याद हो जाएगा। ठीक है, 18 को याद कर लो, 18 से ऑट्टो, तो 18 बेस लाइन बन जाएगी इधर नीचे, तो कंफ्यूज नहीं होगे। जेप्टो ना पढ़ लो 18 को, योक्टो ना पढ़ दो 18 को, तो 18 से आपको याद रहेगा, उसको एटो ही पढ़ना है। ठीक है, ओके। पॉजिटिव वाला नंबर देखो, जिस तरह से -1 का नाम हमने डेसी रखा है, वैसे ही +1 का नाम क्या रख दिया, डेका। ये डेकी और वो डेका। सी को कभी कभी के भी पढ़ लेते हैं ना अपन, है ये डेसी, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। इसको कभी कभी डेकी भी पढ़ सकते हैं, तो वो डेका हो गया। डेकी यानी फीमेल और डेका यानी मेल, तो वो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गई। समझ आया। डेका सिंबल क्या है, DA। ठीक है, अगर सिर्फ D लिखा मिलेगा मतलब वो डेसीमीटर है, और DA लिखा मिल गया तो वो डेका है, पॉजिटिव, 10⁻+1। 10⁻−2 को हम सेंटी बोलते हैं, और 10⁻+2 को क्या बोलते हैं, हेक्टो। ठीक है जी, समझ आया। दिस इज हेक्टो, सिंबल H। ठीक है, 10⁻+3 को तो किलो बोलते हैं, आपको याद हो जाएगा, मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, +3 यानी किलो। ये सिंबल्स देखिए, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, बस। अब यहाँ से सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखना ना, 10⁻⁻6 क्या था, माइक्रो, +6 होगा तो मेगा बोलेंगे, माइक्रो मेगा। समझ आया, -6 माइक्रो, +6 मेगा, कैपिटल M से दिखाते हैं। 10⁻−9 क्या है, नैनो, -9 नैनो है, +9 को क्या बोलते हैं, गीगा। ये लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज होता है, गीगा, टेरा, गीगाबाइट, टेराबाइट। गीगाबाइट यानी GB, टेराबाइट यानी TB। 1 TB का हार्ड डिस्क आता है, 2 TB का हार्ड डिस्क आता है, सुने हैं ना ये लैंग्वेज, ये वही चीज है। ओके, 10⁻−12 पिको, और +12 हो जाए तो टेरा, ये भी कैपिटल लेटर में, कैपिटल M, कैपिटल G, कैपिटल T, आगे सारे कैपिटल्स में है, याद रखिएगा। ओके, 10⁻−15 इज फेम्टो, और 10⁻+15 इज पीटा। समझ रहे हैं, कैपिटल P। 10⁻−18 एट्टो, और 10⁻+18 एक्सा। एट्टो, एक्सा, मिलता जुलता नाम है, लेटर अलग अलग है, ये A से शुरू होता है, वो E से शुरू होता है, कैपिटल E। ये है जेप्टो, -21, और +21 क्या है, जीटा। ये भी Z, दोनों Z से स्टार्ट हो रहे हैं, जेप्टो, जीटा, याद हो जाएगा, उतना मुश्किल काम नहीं है। और इसी तरह -24 योक्टो है, और वो योट्टा है, +24। ठीक है, तो माइंड नहीं करो, ये 18 के नीचे नहीं भी याद होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत रेयरली यूज होंगे तो देख लेंगे पीछे से कहीं से, जहाँ लिखे होंगे अपन। ठीक है, लेकिन 15 तक आप याद कीजिए, 15 तक यूज होता है, उसमें कोई मोल भाव नहीं। समझ आया। तो इसको क्या बोलते हैं जी, सब्सिडियरी यूनिट। ये कौन सा सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम। कहाँ यूज होगा, जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट हम कर रहे होंगे और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तब फिर हम ये सिस्टम यूज करेंगे जगह जगह पर। ठीक है, क्लियर है। तो ये SI सिस्टम हो गया, और ये सब्सिडियरी यूनिट सिस्टम हो गया। ठीक, तो ये आप बढ़िया से इनको नोट कीजिए।